प्रमेय। अब तक हमने क्या देखा कि रस धातु पर अटैक हुआ जब ज्वर था, रक्त पित्त था तो रक्त धातु पर, गुल्म में मांस धातु पर, और प्रमेय में मेद धातु पर अटैक होता है। और यही क्रम जो है वह आचार्य चरक ने अडॉप्ट किया है। प्रमेय में मेद धातु की दृष्टि होती है, और यदि हम देखें तो मेदो धातु की दृष्टि से अष्टनिंदित अध्याय, जो अष्टनिंदित पुरुष हैं और प्रमेय है, इस प्रकार की व्याधियां बताई गई हैं। प्रमेय क्या है? प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारम बारम वमहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन् रोगे सह प्रमेय। कि रोगी जो है वह अधिक मात्रा में प्रकर्षेण प्रभुतरम प्रचुरम, यानी कि रोगी जो है वह बार बार अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मूत्र त्याग करता है। प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारम बारम वहमैति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन् रोगे सप्रमेयः। अब प्रमेय में जो सबसे बड़ी बात है कि मैं जब पकड़ना शुरू करता हूं चीजों को, तो मेरे पास पेशेंट आया और उसने कहा कि मुझे मधुमेह। दुख की बात क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने सोसाइटी में ये अवेयरनेस पैदा नहीं करी कि रोगी जो है वो अपनी शुगर जांच करा के लाता है, और जब वो मधुमेह हो जाता है, यानी कि वो जो 20वां प्रकार हो जाता है, तब हमारे पास आता है। मधुमेह इज दी वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रमेह। प्रमेह, मधुमेह इज प्रमेह, वन टाइप ऑफ प्रमेह। तो अब जो प्रमेह है मेद धातु की दृष्टि है। अब तक हमने क्या देखा कि मेद धातु जो है वो जलीय होती है और उसका कफानुबंध होता है, यानी कि उसमें उसको वो किसको प्रदर्शित करता है, कफ धातु को प्रदर्शित कर, कफ दोष को प्रदर्शित करता है। रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, यह जो 5 धातुएं हैं वह कफ को प्रदर्शित करती हैं। अब सवाल ये है कि यदि हम मेद धातु की दृष्टि में, क्योंकि स्नेहन करना है आपको, है ना, तो जब आपको स्नेहन करना है तो उससे कफ की वृद्धि होगी, स्निग्धता आएगी, और वह स्निग्धता जो है वो कफ का गुण है। तो क्या प्रमेह में स्नेहपान दिया जा सकता है? तो उन्होंने कहा है दृष्ट्वा अनुबंधम पवनात् कफस्य पित्तस्य वह स्नेह विधर विकल्प्यः। आपने क्या करना है कि प्रमेय का यदि हम चिकित्सा सूत्र देखें, तो प्रमेय का जब हम चिकित्सा सूत्र देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि बलवान रोगी का संशोधन करा दीजिए और जो कृश रोगी है उसका वृंगण कराइए। तो जब बलवान रोगी का हमको क्या कराना है, संशोधन कराना है, तो संशोधन कराने से पूर्व हमें स्नेहपान कराना होगा। तो स्नेहपान जो है वो कैसे कराना है? तो उसने कहा है कि वातज प्रमेह में यदि कफ का अनुबंध हो तो क्या करना है, आपने
तैलम कफे स्यात् स्वकषायम सिद्धे, यानी कि ऐसा आपने स्नेह देना है जो कि तेल से। क्यों तेल से? क्योंकि वो कहते हैं मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम। तेल जो है वह वात का नाश तो करता है, मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम, परंतु कफ का वर्धन नहीं करता है। तो जब वात के साथ कफ का अनुबंध हो तब तेल पित्त धृतम पित्त हरई कषाय कषाय, और जब पित्त का अनुबंध हो तब आपने घृत का घृतपान कराना है। मधुमेह हर कषायो सिद्ध से, सिद्ध घृत से। तो इस प्रकार से प्रमेय में जो बातें मेरे सामने आई कि मेदस्वी पुरुष को संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी यदि वो बलवान हो, और मेद धातु की दृष्टि से जो प्रमेह रोग हुआ है उस प्रमेह रोग में यदि रोगी बलवान है तो संशोधन कराना है, और यदि कफ का अनुबंध हो तो तेल का पान कराना है स्नेहपान के रूप में, और यदि पित्त का अनुबंध हो तो घृत का पान कराना है संशोधन के लिए। तो इतनी ही प्रमेय में ये दो लाइनें जो है वो स्नेहपान से संबंधित है, जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगर किसी को ना समझ में आई हो तो वो मुझसे पूछ ले, अन्यथा मैं आगे चलूं। आ गई समझ। ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल पूछ रहा था? घृत कौन सा सर बताया आपने पित्तज में? मधुमेह कषाय से क्या कौन सा बताया? हाँ जी, अरे घृत बताया ना आपने इसमें स्नेहन केवल कर्म के सिंपल लिए। घृत कषाय से सिद्ध, जो कि मधुमेह हर हो। जैसे कोई भी ले लीजिए आप ना, त्रिफला सिद्ध ले लीजिए जो कि मधुमेह, वहां पर जो विभिन्न प्रकार के कषाय दिए गए हैं उनमें से कोई एक कषाय आप ले लीजिए और उसको घृत से सिद्ध कर लीजिए। जी ठीक है सर। और तेल की कौन सर, और जैसे वातज प्रमेय में आपने बताया वातज प्रमेय में कफ का अनुबंध होना, बनना तो तेल यूज करना, तो उसके लिए भी कोई कल्पना आती? हाँ जी, ये सर, लिखा हुआ, उसके भी ये लिखा कोई हुआ ना। प्रिपरेशन? देखिए देखिए वो डॉक्टर साहब उसमें क्या है, देखो ये क्या है, तेलम कफे स्यात् स्वकषायम सिद्धे, प्रमेय में कुछ कषाय दिए हुए हैं, उसकी बात हम करेंगे अभी। ओके ठीक सर, है ना? उनमें उसमें उससे तेल को सिद्ध कर लो और पिला दो। अगर मान लो वो पित्त का अनुबंध है तो उन्हीं कषाय को घृत में सिद्ध कर लो और पिला दो। ओके सर, ठीक है। आ गई समझ में? हाँ जी सर, हाँ जी। कंटक आद्य तेल है उसमें लिखा ना? हाँ जी, त्रिकंटक आद्य तेल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेल या घृत कोई भी। देखिए त्रिकंटकाद्य तेल का मतलब क्या? त्रिकंटक माने गॉक्सर, पंक्चर बाइंड। जी सर। पंक्चर वर्क्स ऑन गॉक्सर वर्क्स ऑन मूत्रवाह स्रोतस मेदोवाहनाम स्त्रोतम वृक्को मूलम वहपा वैनम च। इसका संबंध सीधा जो है तो गॉक्सर इज द मॉड्यूलेटर, यूरिन मॉड्यूलेटर। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग श्रवणदृष्टा तेल और त्रिकंटकादि तेल या त्रिकंटकादि स्नेह। और ठीक है जी। कफज प्रमेही में हम स्नेहपान नहीं कराएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, कफज प्रमेही में हम स्नेहपान हाँ, नहीं रुक्ष होने कराएंगे। के कारण हाँ नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। जी जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखिए ये कुष्ठ है। कुष्ठ में दोषानुसार देखें तो उन्होंने एक चिकित्सा सूत्र लिखा हुआ है कुष्ठ का, वात उत्तरेषु सर्पे वमनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। कुष्ठ वात उत्तरेषु सर्पी, यानी कि कुष्ठ में यदि उत्तरेषु माने अधिकता, यदि वात की अधिकता हो तो घी सर्पी, वमनम श्लेष्म
उत्तरेषु कुष्ठेषु, यदि श्लेष्म यानी कफ की अधिकता हो तो वमन कराइए। पित्त उत्तरेषु यानी कि यदि पित्त की अधिकता हो तो रक्त मोक्षण, मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे, और विरेचन जो है वह देना चाहिए प्रमुख रूप से। तो अब हमारे पास एक स्नेहपान का कैटेगरी बन गई कि वात उत्तरेषु सर्पी, यानी कि जब वात आधिक्य हो जिसमें, ऐसे कुष्ठ में मुझे घृत का यूज करना है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब इस घी को लेते हैं जरा, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योग एंड कल, और आप सब लोग यूज करते होंगे इसको, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम देखें, सप्तशतम प्रतिविशाम शंपाकम तिक्तरोहिणीम पाठाम मुस्तम उशीरम त्रिफलाम पटोल पिचुमर्द परपटकम धन्यवासम धनवयवासम चंदनम उपकुल्याम पद्मकम हरिद्रे द्वे। षड्ग्रंथा सविशालां शतावरीं सारवे चोभे वस्तक बीजम यासम मूर्वा अमृतम किरात तिक्तम च कलकान कुर्यानम अतिन्याम अष्टाहम त्रायमाणाम च कलकः च चतुर्भागे जलम अष्टम गुणम रसो अमृत फलानाम द्विगुणो धृता प्रदेह तत् सर्पिः पाययेत सिद्धम। ये तो क्या बता दिया कि उन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो महातिक्त घृत में, और मेरा ख्याल है कि आप सभी ने जो है महातिक्त घृत को अपनी अपनी प्रैक्टिस में यूज किया होगा। किया है आप लोगों ने? जी सर, किया है। नहीं सर। सर। हाँ जी, किया है किया है। सर। अच्छा, किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया सर अभी। अच्छा, ठीक ठीक, अब आप करेंगे आज के बाद, है ना? सर मैंने भी नहीं किया अभी तक। आप डॉक्टर सुचेता? हाँ जी सर। ठीक, कोई बात नहीं डॉक्टर, जिसने नहीं किया उसकी कोई बात नहीं, जिसने किया उसने भी अच्छा किया। अब आगे हमको मेरे पास एक योग आ गया, दैट इज महातिक्त घृत। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय चरक, आचार्य चरक इन द चैप्टर ऑफ कुष्ठ एंड अष्टांग हृदय जी, जो वाग्भट जी है आचार्य, उन्होंने भी कुष्ठ प्रकरण में किया है। अगर मैं ये सारे देखूं, क्या देखूं, इंग्रेडिएंट्स देखूं, तो मुझे पता चलता है कि भाई यह जो है एक महातिक्तक घृत ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि इस योग का रस जो है वो तिक्त है और वीर जो है वह शीत है। गुण जो है वह क्या है? पित्त शमन। अब मुझे क्या करना है कि आपने महातिक्त घृत जो है वो किस में दिया होगा? सोरियोसिस में दिया होगा, है ना? जी सर। अब हमारा क्या कि हम इसको थोड़ा सा एक बार इसको देखते हैं। कुष्ठानी रक्त पित्त प्रबलान्य अर्शासी रक्तवाहिनी विसर्प अम्ल पित्तम वात अस्रक पांडुरोगम च विस्फोटकान अपस्मानु उन्मादम कामलाम ज्वरम कंडुम हृदय रोग गुल्म पिडिका असुरद्रम गंडमालाम च हन्याद एतत् सर्पिः पीतम काले यथाबलम सद्यः योगाशतहिर्जित्यान महाविकारान महातिक्तम इति महातिक्तम घृतम। अब देखिए सवाल ये है कि एक योग था आपने, तो क्या हुआ, मतलब कुल मिलाकर आपके पास क्या होता है कि स्किन डिसऑर्डर आया,
और आपने मातृत्व घृत का यूज कर लिया। अब देखिए वो क्या क्या कह रहा है कि जहां पर रक्त पित्त प्रबल हो, ठीक है, तो यहां महातिक्त में आपने तिक्त को कीजिए, एक तिक्त ध्यान में रखिए और एक घी ध्यान में रखिए। अब मैं क्या करूंगा, रक्त पित्त इतने मैंने देखे ना, इनको मैं क्या करता हूं, ये देखिए कोष्ठ रोग मार्ग 3 है, कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि संधि। अब डॉक्टर सुचेता ने आज में एक सवाल किया था फोन पर कि डॉक्टर साहब ये जो आप कहते हो कि जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि, ये मेरी समझ में नहीं आया अभी। देखिए कोष्ठ, इसको ध्यान से सुनना, कोष्ठ माने जठराग्नि, अमाशय, पक्वाशय, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं। उसके पश्चात शाखा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और उसके पश्चात मर्म अस्थि संधि, यानी कि वो पॉइंट्स जहां पर कि ज्वाइंट्स हो रहे हैं, जो वाइटल पॉइंट्स हैं। जठराग्नि में उत्पत्ति होगी और वहां से जब खाना सही तरीके से पक्व हो जाएगा तब वो कहां जाएगा, शाखाओं में जाएगा। और फिर लय की स्थिति में, यानी कि मर्म अस्थि संधि में जाएगा। उत्पत्ति, स्थिति, लय। जठराग्नि कोष्ठ के लेवल पर, शाखा के लेवल पर धात्वाग्नि, और मर्म अस्थि संधि जब लय हो रहा था तब महाभूताग्नि। थोड़ा सा और आपको मैं क्लियर कर देता हूं, कई लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी, मतलब मेरे को लगता है कि इस चीज को समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आता होगा। क्या होता होगा, देखिए महाभूताग्नि से तात्पर्य क्या है कि जब चीज लय थी, लय का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जैसे कि एक मकान था, वो आपने तोड़ा, तो वो जो ईंटें निकलती है ना, उनको हम कहते हैं परमाणु। तो हमारे यहाँ जो परमाणु है उसको क्या हम कहते हैं, महाभूत। तो लय की स्थिति में क्या हुआ, जब शाखा टूटी तो वह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गया और वो कहां आ गया, उस परमाणु को हमने क्या कहा, भाई ये महाभूत। फिर महाभूत कहां पाया जाएगा, बोले महाभूत स्पेशल रूप से कहां कहां पाया जाएगा, जहां पर महाभूत 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश यानी कि आकाश महाभूत यानी कर्णेंद्रिय, महाभूत अग्नि यानी कि आकाश महाभूताग्नि को आपने देखना है तो किसको देखना होगा, आपने कर्ण को। वायु महाभूताग्नि त्वचा, जल महाभूताग्नि रसना जिह्वा, आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि महाभूताग्नि चक्षु, और पृथ्वी महाभूताग्नि यानी कि नासा। तो जब कोई भी चीज टूटेगी, उस शाखाओं को आप तोड़ेंगे, किसी भी मकान को तोड़ते हैं तो वो ईंटें निकल आती हैं। तो लय हुआ, लय माने टूट जाना, और टूटने में वो क्या हुआ कि वो सेंसरी ऑर्गन में आ गए। इसीलिए आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि कोष्ठ यानी कि उत्पत्ति, यहीं से कोई भी चीज उत्पन्न होगी, फिर शाखा, फिर मर्मस्थि संधि। अब महातिक्त घृत को देखिए आप। तो मैंने क्या किया, जो कोष्ठ में उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ज्वर, सबसे पहले ज्वर उत्पन्न हुआ, फिर अम्लपित्त उत्पन्न हुआ, फिर पांडु उत्पन्न हुआ, फिर कामला उत्पन्न हुआ, फिर रक्त आर्षय रक्त प्रदर उत्पन्न हुआ, फिर गुल्म उत्पन्न हुआ, और फिर हृदय रोग उत्पन्न हुआ। देखिए कैसे, ज्वर और अम्लपित्त यह अमाशयोत व्याधियां हैं। पांडु, कामला रक्तवाह स्रोत यकृत और प्लीहा से संबंधित हैं।
और रक्तार्श यानी कि अब जो दोष है वो कहाँ पहुंच गया, पित्त का द्रव्य गुण बढ़ गया तो आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, नीचे पहुंच गए आप, ठीक है ना। वायु या रक्त प्रदर हो गया, यानी कि योनि के मार्ग से यदि रक्त अधिक मात्रा में निकलने लगे पक्वाशय की स्थिति में, या आपको रक्त गुल्म हो गया, फाइब्रोइड यूटेरस हो गया, या आपको शरीर में कहीं पर भी गुल्म हो गया, या आपको ड्यूडेनल अल्सर हो गया। और आप ये देखोगे कि यूजुअली जो गुल्म का कारण जो है वो गुल्म से क्या हो जाता है कि हृदय रोग हो जाता है। अगर वेगों को रोकने से हमने देखा था न वेगान धारणीय अध्याय में 7वें वेग में, वहां पर लिखा था श्रम निश्वास आदि को रोकने से गुल्म हो जाता है और फिर हृदय रोग सम्मोहा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है और फिर सम्मोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज्वर, पित्त बढ़ा और आपको एसिडिटी फील होने लगी, यानी कि आपको ड्यूडेनाइटिस हो गया, आपको गैस्ट्राइटिस हो गया, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, आपको ड्यूडेनल अल्सर हो गया, अम्ल पित्त। फिर उसका असर आपके लिवर पे दिखाई देने लगा, रक्तवाह स्रोतस पे। ये क्या है, रसवाह स्रोतस। फिर ये आपके रक्तवाह स्रोतस यानी यकृत और प्लीहा पे दिखाई देने लगा। देन you suffer from the anemia and then suffer from jaundice, पांडु एंड कामला। फिर आपका रक्त जो है उसमें द्रव गुण बढ़ गया, जिसके कारण आपको रक्तार्श यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, ये योनि से रक्त निकलने लगा। और या वो रक्त निकला नहीं तो वो इकट्ठा हो गया तो रक्त गुल्म बन गया, जिसने रस को सही तरीके से उत्पन्न किया, जिसके कारण आपको पैत्तिक हृदय रोग यानी कि हृदय रोग उत्पन्न हो गया। यह सारी कोष्ठ से उत्पन्न व्याधियां हैं और ये सारी जो है किस में दे रखी, ये देखिए यहां पर कोष्ठ। अब उसके बाद हम क्या चले, शाखा में गए तो मुझे कंडू होने लगी, विसर्प होने लगा, विस्फोट हो गया, पिड़का हो गई, यह शाखा में हो रहा। और फिर संधि में हो गया तो मुझे गाउट हो गया, या मर्म शिरा मर्म पर हो गया तो मुझे उन्माद और अपस्मार हो गया, और मुझे गंडमाला हो। तो कोष्ठ, कोष्ठ से शाखा, शाखा से मर्मस्थि संधि, इन तीनों में ही महातिक्तक घृत का काम है। क्यों काम है, सवाल ये उठता है कि सर उन्माद में महातिक्तक घृत कैसे काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जो मज्जा धातु है वह तिक्तरस यानी कि जो मज्जा धातु का निर्माण होता है, तो मज्जा धातु का कॉम्बिनेशन देखें तो वह तिक्तरस से मिलता जुलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब उन्माद में यूज करते हैं तो डीमाइलिनेशन की जो क्रिया होती है, तो जो माइलिनेशन करना होता है तो हम तिक्तरस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने प्रियवत शर्मा पढ़ी हो तो शुरू से लेकर शंख पुष्पी से लेकर उस्तकूद तक 6 जो हैं ड्रग्स दे रखी हैं, ऑल आर तिक्त। तो तिक्त रस जो है वह साधक पित्त को बढ़ाकर और मज्जा धातु की पुष्टि कर शिरस्थ जो साधक पित्त है उसको बनाने का कार्य करता है। आप कहोगे सर वात रक्त कैसे, संधि में आया, यूरिक एसिड बढ़ गया, यहां से अम्ल शुरू हुआ था, आपको एसिडिटी शुरू हुई और अंत में लय की स्थिति में जाकर जब उसका सही तरीके से यूरिक एसिड जो है उसका सही तरीके से नहीं निकलने लगा तो देन यू आर सफरिंग फ्रॉम गाउट। या आप उसको कह सकते हो कि भाई आपको एसएलए भी हो जाती है, वह भी जो है वो एक प्रकार का जो है पैक्टिक अर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं कि पैक्टिक प्रकार का जो शोथ है वह। तो शमन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब कंडू हो गई, विसर्प हो गया, विस्फोट हो गया और पिड़का हो गई, ये शाखा। ज्वर हुआ, पित्त की वृद्धि हुई। अब स्रोतस कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कोष्ठ है, ये शाखा है, ये मर्मस्थि संधि है, अन्नवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, मांसवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, मनोवाह स्रोतस, ठीक है। अब इन सब पर महातिक्त का काम है और वो कर रहा है, ठीक है ना। ड्यूडेनल अल्सर हुआ, महातिक्त घृत, पांडु हुआ, महातिक्त घृत, कामला हुआ, महातिक्त घृत। कितने कार्य जो हैं वह रसवा स्रोतस के आधार पर आप देखें तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये तिक्त रस क्या कार्य करता है। ये बात आपकी समझ में आ गई? जी जी सर। यस जी सर। यस सर।
डॉक्टर सुचेता जी, आपको अब कुछ कुछ समझ में आया? कोष्ठ वो हाँ जी उत्पत्ति सर, हाँ जी स्थिति लय सर। जठराग्नि धात्वाग्नि। हाँ जी सर, काफी क्लियर हो ठीक गया। है, थैंक यू सर। काफी क्लियर हुआ ना? अब देखिए, एक ही योग है, पर कितनी चतुराई से बनाया गया है, और उनको हमको देखना है कि भाई वो उत्पत्ति स्थिति और लय, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि, 3 प्रकार के रोग, 3 प्रकार की रोग मार्ग, 3 प्रकार की गतियां, और उसके आधार पर हमको इनको हमने बांटा। अब ये तिक्त है, तो अगर हम चरक का 26वां अध्याय देखें, एक्शन ऑफ तिक्त एंड इफेक्ट ऑफ इट्स एक्सेसिव यूज। तिक्त रसो स्वयं अरोचिष्णु अपि अरोचग्नु। बड़े आश्चर्य की बात है, कई बार ये सवाल पूछते हैं, अगर आप तैयारी करोगे ना ये पेपर देने की, एमडी की तैयारी करते, तो वहां पूछता है कि कौन सा रस जो है वो स्वयं अरुचिकर होते हुए भी रुचि को उत्पन्न करता है। दैट इज तिक्त रस। विषग्न, विष का नाश करता है, कृमि का नाश करता है, मूर्छा, दाह, कंडु, कुष्ठ, तृष्णा, प्रशमनः, त्वग, मांसयो, स्त्रीकर्णो, ज्वरघ्नो, दीपनः, पाचनः, स्तन्यशोधनो, लेखनः। स्वयं अरुचिकर होते हुए भी रुचि को उत्पन्न करने वाला विषग्न, कृमिघ्न, मूर्छा को, बर्निंग सेंसेशन को, खुजली को, कुष्ठ को, प्यास का शमन करने वाला, त्वग मांस का स्थिरीकरण करने वाला, ज्वर का नाश करने वाला, दीपन, पाचन, स्तन शोधन और लेखन। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पूय, स्वेद, दैट इज दी ऑल दिस। व्हेन अगर आप संप्राप्ति देखेंगे कुष्ठ की तो वैसी होती है, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीश, पित्त, श्लेष्म, उपशोषणो, रूक्षो, शीतो, लघु। तिक्त कैसा होता है? रूक्ष होता है, शीत होता है और लघु होता है। बड़ा ही सुपर और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इस रस का। इसीलिए आयुर्वेद में कई आयुर्वेदिस्ट का और कई वैद्यों का ये बड़ा प्यारा रस है और बहुत यूज करते हैं वो उसको। सा एव गुणो अपि एकः एव अति अर्थ उपयुज्यमानो रोक्षत्वात्। अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हैं तो रूक्षता, खरता, विषदता स्वभाव और उत्पन्न कर देता है। रस, रुधिर, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र का शोषण कर लेता है, स्त्रोतों में खरत्व उत्पन्न कर देता है, बल का शोषण कर लेता है, कर्षण कर देता है, ग्लानि उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न कर देता है, भ्रम को उत्पन्न करता है, मुख का शोषण कर लेता है और कई प्रकार के वात विकारों को उत्पन्न करता है। पर हमें तो यहां पर ये देखना है कि क्या मुझे महातिक्त घृत में ज्वरग्न, दीपन, पाचन, स्तन शोधन, लेखन, विषग्न, कृमिंग, मूर्छा, दाह, कंडू, तो मुझे सारे सवालों के जवाब यहां पर मिल जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? जी सर। यस जी सर। जी जी। क्लियर है? हाँ कोष्ठ जी, हाँ के अब एक सवाल और पूछा था डॉक्टर सुचेता ने मेरे से कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उत्पत्ति में इलाज कर रही हूँ कि मैं स्थिति में इलाज कर रही हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एसजीओटी, पांडु बढ़ा हुआ है, पांडु है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हुए हैं, तो आपको समझना क्या है कि ये लिवर पर है उत्पत्ति की स्थिति में। आपको स्किन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि रस धातु कंडु या विसर्प दिखाई दे रहा है, ये स्थिति की स्थिति में। धातुगत जब भी कोई चीज हो गई, और जब किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया या वो अस्थि संधि के जोड़ पर चला गया या सेंसरी ऑर्गन पर चला गया, तो वो लय, जैसे कान से आवाज आने लगे, टिनिटस, इट शोज दैट आप लय के लेवल पर चले गए। यूरिक एसिड आने लगे, किडनी, है ना, तो लिवर में बात आ रही है तो वो उत्पत्ति, स्प्लीन पर बात आ रही है तो स्थिति, और किडनी पर बात आ रही है तो लय। ऐसा समझना। सर इसमें भी जब मतलब उत्पत्ति में है तो हमें प्रीवियस सिम्टम्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लय के सिम्टम्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लय में है तो उत्पत्ति के सिम्टम्स मिलेंगे कि नहीं?
अगर मान लो किसी को हाँ, स्किन ये पे है तो उसका ओटीपीटी बढ़ा हुआ होगा या जरूरी नहीं है कि बढ़ा हुआ हो ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर आपको कुछ लोगों को थोड़ी सी भी वो होगी ना, मान लो जैसे कई लोग इलाज करना शुरू करते हैं तो स्किन पर कहते हैं जी हमने खूब लेप लगा लिए, कुछ नहीं हुआ, है ना, हाँ जी, हाँ जी। और हमने खूब किशोर गुग्गुल। लेकिन देखो डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्या था कि केस तो एसजीओ यानी कि यकृत को शुद्ध करने का था। आप फल्त्रकादि काढ़ा देकर शोधन करते तो ये शाखा वाला केस अपने आप निपट जाता, ओके। कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब कंडू को ठीक करने में लगे हैं हम, खुजली में, दैट इज दी व्याधि ऑफ रक्तवाह स्रोतस। हाँ जी, या कई लोग हमको कहते हैं जी मुझे एलर्जी हो जाती है, फीवर रहता है, फलाना होता है, ज्वर विसर्प रहता है, ठीक है ना, हाँ जी, और दिमाग भी खराब, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है हाँ कि थोड़ा जी, दिमाग भी खराब रहता है जी, और आईजी भी बड़ी हुई है और फीवर भी हल्का बना रहता है, या मुझे एसिडिटी रहती है, छोटे छोटे चकत्ते पड़ते हैं, और मुझे थायराइड भी है, मुझे पांडु भी है यानी कि मुझे हाँ जी। एनीमिया भी रहता है, जॉन्डिस बचपन से ही है, छोटी छोटी पिटिकाएं हैं, और यूरिक एसिड है, रक्त प्रदर है, हाँ, उन्माद है, रक्त प्रदर है, थायराइड है, और फाइब्रोइड यूटेरस है, विसर्प है, गंडमाला है, किसी भी प्रकार की कंडीशन बन जाएगी, देख लो आप, ठीक है सर। कि नहीं? हाँ जी सर। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप अगर उन्माद को ही ठीक करने जाओगे, अब आपको क्या करना है कि यहां से इनका संबंध निकालना है। मैंने क्यों आपको ये बताया, क्योंकि आपको ये पीछे से मिलेगी आपको। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 16-17 साल की उम्र में जब मुहासे होते हैं तब वो त्वचा की बजाय दिमाग पर बहुत असर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि देखो यार, ये बार बार हम जवानी में जाके देख, अरे यार ये मुहासा आ गया, ये एक सुबह और आ गया। कई लड़कियां कहती हैं, या इवन मैं भी जब ऐसा था तब बार बार मैं देखता था कि भाई यार ये एक मुहासा हो गया, आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो वो दिमाग पर असर करता था। तो यहाँ पर अगर यदि मैं उसको ठीक करूं यहाँ पर, तो ये मेरा दिमाग पर जो असर होने वाला है वो ठीक हो जाएगा, कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये दीज आर द क्रोनोलॉजी, उसको समझना बहुत जरूरी है। थायराइड पकड़ के बैठ गए तो थायराइड को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने देखा, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्रोत से, किस अवयव से बनता हुआ ये यहां पर आया, फिर आपकी चिकित्सा जो है वो बहुत अच्छी होगी। आई समझ में आपको बात? हाँ जी सर। यस। तो ये है कोष्ठ, ये है शाखा, ये आज इतना ही रखें। जी सर। यस सर। हाँ जी सर। सर जब राजू हम भाई आए कि नहीं आए? नमस्कार सर। राजू भाई बोल रहे हैं? नहीं, ये तो नवदीप बोल रहा है। हाँ जी सर। देखो ऐसा मैं पहचान जाता हूँ आवाज से कौन बोल रहा है। जी सर, जी वो तो है। सर जब हम थायराइड की बात करते हैं तो उसमें हाइपो और हाइपर दोनों को लेते हैं, वट्टू पर वट्टू? हाँ जी, हम दोनों को ही लेंगे। एक में मंदाग्नि होगी, एक में तीक्ष्णाग्नि होगी। तीक्ष्णाग्नि में पित्त का संबंध होगा और मंदाग्नि में कफ का संबंध होगा। एक को कफशोथ की तरह ट्रीट करेंगे, एक को पित्तशोथ की तरह ट्रीट करेंगे। कफशोथ में शोथ हो जाएगा, चेहरे आंखें पर जो है वजन बढ़ जाएगा, और जब तीक्ष्णाग्नि होगी तो रोगी का वजन जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो घट जाता है और हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ जाता है। तो एक को कफशोथ की तरह, एक को पित्तशोथ की तरह ट्रीट करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे बताइए। सर राजू नहीं, भाई, बहुत अच्छे से समझ आया। अमनदीप जी, आपको तो पता क्या है, आप हमेशा ही मतलब मुझे वो नहीं करना चाहती ना, आप लेट डाउन।
That's why you always say नहीं सर सर, बहुत अच्छा सच में बहुत अच्छा समझ में आया सर। एक्चुअली आज रिसेंटली एक केस था सर, तो उसको एक्स्ट्रा कंप्लेंट्स थी ना साथ में थायराइड के साथ, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे वो समझ आ गया कि इसलिए हो रहा होगा उसको, जो एक्स्ट्रा कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो महाभूत अग्नि की स्टेज पे, वो लय की स्टेज पे थी, मतलब कंप्लेंट्स उसको। ठीक very good. थैंक यू सर। ओके हाँ और सर, कोई हेलो। व्यक्ति? हाँ दिनेश सर। जी, हाँ जी, हाँ सर सर, जब गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। ज्यादातर मैं स्किन डिसऑर्डर में के लिए पंचतिक्त धृत का प्रयोग करता हूँ। तो सर इसमें मतलब सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैसे महातिक्त और पंचतिक्त धृत में कैसे सिलेक्शन ऑफ ड्रग का चॉइस रख सके हम लोग? ठीक है, ठीक है। देखिए, महातिक्त और पंचतिक्त अगर आप देखोगे तो लगभग एक कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लगभग। सर हाँ जी डॉक्टर साहब। सर ये जैसे ये स्थिति लय है, मतलब कोष स्थिति लय की कंडीशन में, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं गांव में ज्यादा स्कैबीज के बहुत मिलते हैं। तो सर यहाँ पे जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी तो उसमें मिर्ची आदि तेल या क्यूटिस ऑइंटमेंट होता था, वो देती थी। इसके अलावा जो तिक्त औषधियां है वो देती थी, तो उससे काम हो जाता था, मतलब पेशेंट ट्रीट हो जाता था। बट सर एक तो मुझे इसमें ये पूछना था कि इसमें हम किस तरह से आयुर्वेद को लेके चलेंगे। दूसरा ये कि सर जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है ना, वहाँ पे तो मिर्ची आदि तेल मिलता भी नहीं है, तो वहाँ पे ये गंधक वगैरह होता है, तो क्या ये ट्रीट कर पाएगा उसको, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। स्कैबीज देखिए को? डॉक्टर साहब क्योंकि मेरा है तो ये देखिए, आगन। हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछ नहीं लीजिए। सर, नहीं सर, बस यही पूछना था। हाँ जी। देखिए डॉक्टर साहब, क्या होता है, मैं अभी तक आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो वैद्य की युक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि योग। एक योग है, जैसे कोई भी सिंपल ले लीजिए। इसीलिए मैंने आपको तिक्त रस पढ़ाया कि आप अगर निम्ब पर अटैक कर लेते, जैसे निम्ब है, ठीक है ना, तिक्त रस का है, आपने उसको करेला खाने को कहा, आपने उसको नींबू लेने को कहा, आपने उसको रूक्ष सुदर्शन दे दिया, आपने डिस्पेंसरी में आता है सुदर्शन चूर्ण आ जाता है, जी वो सर। तिक्त है। आप महातिक्त घृत कुछ भूल जाइए। आप ये देखिए कि भाई निम्ब मिल रहा है, कहीं आसपास आपको थोड़ी सी कंटकारी मिल गई या वासा मिल गई। अब जैसे दिनेश जी ने कहा कि भाई महातिक्त और पंचतिक्त में क्या है, तो पंचतिक्त जो है वो क्या है, गुड़ची, निम्ब, वासा, कंटकारी और पटोल। तो जहां पर रक्त दुष्टि जो है वहां पर स्तंभन के रूप में हमको स्पेशली यूज करनी होगी, वहां तो हम पंचतिक्त घृत का यूज करेंगे। और महातिक्त घृत का यूज हम जो है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करते हैं। कुछ योग जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से, जिनको बहुत क्लियर कराता हूं, उनका ये रीजन है क्योंकि वो मेरे पास कम से कम औषध हो और मैं ज्यादा से ज्यादा उनका यूज कर सकूं। ठीक है ना, जैसे मैंने आरोग्यवर्धनी मिट्टी पढ़ाई, महातिक्त घृत के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, या मैं सूत शेखर करूंगा, या तो मतलब अगर आप 10 15 20 ड्रग लेंगे तो दिस इज मोर देन इनफ टू यू। आपने कहा जी बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, जी तो सर, वो तो मेरी, खैर। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर वो मैं एक चीज पूछ रही थी ना कि ये जो सिर्फ पामा है, स्कैबीज है ना, ये तो एक आगंतुज हो गई हम्म। व्याधि, तो ये इसको हम ये स्रोतो दृष्टि में या मतलब उसकी संप्राप्ति में इसको कैसे समझेंगे? देखो डॉक्टर साहब, कृमिघ्न बताई गई है ना, जी। फिर विषग्न तो में बताई गई नहीं। है, क्लेद, जी। मज्जा, वसा, पूय, लसिका, शोषण बताई गई है। देखिए कुल मिलाकर हाँ, आपको ये सोचना होगा कि मान लीजिए जो आगंतुज व्याधियां हैं उसमें तो पहले क्या होगा कि आगंतुज यानी कि कृमिघ्न, विषग्न जो भी कुछ आया, उसके बाद अंततः तो दोष दृष्टि होनी है ना। आगंतुज व्याधियों को भी 7 दिन के पश्चात जो है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है, निज आगंतुक, क्योंकि वो दे आर कन्वर्ट इनटू द निज व्याधियां, अंततः दोषी चिकित्सा ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, बस वो ही क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। ठीक ठीक है, थैंक ठीक। यू सर।
तो युक्ति से आपने देखना है, छोटे छोटे रस को आप स्टिक हो जाइए, तिक्त रस, कटु रस, और आप अपने पास रखिए और रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये तय बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर आप नीम भी, आपने तिक्त रस के लिए नीम को यूज कर लिया, घी के साथ पानी के साथ दिया, तो उसके बीज खत्म हो जाने वाली है, आपको डिस्पेंसरी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीम का पेड़ तो आसपास मिल ही जाएगा, गांव में डिस्पेंसरी होती है। जी सर। गंधक की भी जरूरत नहीं है, गंधक तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, गुड़ची मिल सर गंधक जाएगी। मैंने कभी यूज नहीं किया, वो तो अभी डिस्पेंसरी में मैं देख रही हूँ, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, डॉक्टर अनिंदिता पूछ रही थी, डॉक्टर अनिंदिता का सवाल था, रोली जी का सवाल था। डॉक्टर रोली सर। अच्छा, हाँ डॉक्टर अनिंदिता कुछ पूछ रही थी, बताइए। हाँ सर, जो पिटरियासिस वर्सिकोलर होता है ना सर, उसमें क्या सर महातिक्त का कोई मतलब कुछ इफेक्ट ऐसा कुछ है? आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, जैसे हमने पिडिका कहा है आपको, बड़ा अच्छा इफेक्ट है, डोंट वरी, यूज कीजिए। ओके। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था मेरी, सर आप कुछ देर पहले समझा रहे थे ना हम लोगों को क्षिति लय लेके, तो उसमें सर जैसे आप एज एग्जांपल बोले टिनिटस, तो सर जैसे जेरियाट्रिक पेशेंट वो ग्रहणी हो या फिर वैसे भी, वो लोग तो बहुत बोलते हैं ना सर टिनिटस के बारे में। हाँ जी, अब आपको समझाता हूँ डॉक्टर, एक मिनट मैं समझाता हूँ, गिव मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। मैं अपने सभी मंत्रियों के साथ अक्षरधाम मंदिर पे शाम को 7:39 से पूजन करूंगा। पूजन और मंत्र उच्चारण का लाइव टेलीकास्ट होगा आपके टीवी चैनल। ये क्या हो गया? टीवी ऑन करके उसी वक्त अपने परिवार का मेरे साथ साथ पूजन करना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके जब एक साथ दिवाली पूजन करेंगे, तो दिल्ली में 4 ये मीटिंग कंट्रोल कहाँ चला गया मेरा? दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगे। ये आ नहीं रहा। What happened? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। हाँ सर बोल लीजिए, वो मेरे माइंड में है, आप जो बनाए थे ना फ्लो चार्ट, वो मैं समझ गई। अब आप एक बार ध्यान में रखना, जैसे कि अवृद्धावस्था है, ठीक है? हाँ। तो वृद्धावस्था में वात आ गई। हाँ सर आएगा, हाँ। और जो मध्यम अवस्था है यानी जवानी में पित्त आ गया। हाँ। और बचपन में कफ आ गया। कफ का, हाँ सर। तो उत्पत्ति बचपन, स्थिति क्या हुआ? पित्त का स्थिति हुआ, यानी कि जवानी हुई। और लय यानी कि अब सेंसरी ऑर्गन आपके खराब होने लगे, कम होने लगे। हाँ, डिजेनरेशन शुरू हो गया। डिजेनरेशन शुरू हो गया। तो अब टिनिटस वात अवस्था में भी आ रहा है, तो उस अवस्था में भी यदि हम यूज करते हैं, वो लय किस वृद्धावस्था का हो या लय का हो या रोग की वृद्धावस्था यानी कि चिरकालिक अवस्था में भी क्या होता है, जब धातु क्षीणता हो जाती है तो मतलब रोग बल बढ़ गया है, रोगी बल से भी। हाँ, रोग बल बढ़ गया ना, रोग बल बढ़ गया यानी धातु क्षीण हो गई। धातु क्षीण अवस्था में भी होती है और चिरकालिक अवस्था में भी होती है। हाँ सर, हाँ ठीक है ना? हाँ तो सर। आप कैसे भी ले लो उसको, तो बात ऐसी बैठेगी। अच्छा, तो उसका अगर सर मुझे ट्रीटमेंट करना उस टाइप के पेशेंट का, तो सर आप जैसे बोल रहे थे ना, तो हम लोग क्या वो जो उत्पत्ति स्थल पकड़ के करें या फिर सर धातु मतलब पोषण जैसा कुछ करना पड़ेगा, अगर ऑथेंटिक कुछ करना है तो? उसमें देखिए क्या होगा। हाँ, उसमें क्या है डॉक्टर साहब, देखो उसमें आपको धातु परिपोषण, धातु क्षीणता की वजह से ऐसा होगा, धातु क्षय। हाँ। तो धातु क्षय से हुआ है तो आपको धातु निर्माण करना पड़ेगा, कोष्ठ से लेकर और वहां तक। अच्छा, यानी कि वो एक लट्टू है, मतलब एक क्रम है, अगर आप वहां से शुरू करोगे तब जाकर वहां बनेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एकदम ही जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ा दिया, यानी कि आपको नहीं, मतलब आहार पाक से शुरू करके पूरा चलेगा विपाक होकर। चलेगा।
हाँ और हाँ फिर हाँ वो वहां पर पहुंच कर जाकर रोगी बाद में, इसलिए वो 5-6 महीने में रिजल्ट आएगा उसका, इसलिए रोगी को हाँ पहले हाँ कंप्लेन रहता है। हाँ हाँ कि भाई ऐसा मत सोचना कि भाई अब आराम से लो दवा और धीरे धीरे जब धातु बल्य होना शुरू होगा तो रोगी हाँ ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, चलें फिर, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रमेय है ये वात कफज व्याधि है। सर प्रमेय को वात कफज व्याधि, मधुमेह को सर वात कफज व्याधि के अंडर लेंगे ना? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैंने ये कहा था मधुमेह जो है वो तो वातज प्रमेय है, वातज प्रमेय का चौथा प्रकार है, ठीक है। जी सर। अब उसमें क्या होगा, यदि कफ का अनुबंध है, अब संशोधन करना है आपने प्रमेय में, तो यदि कफ का अनुबंध है तो तेल दो, और जी सर। पित्त का अनुबंध है तो घी दो, घृत ऐसा पान। कहा था मैंने। स्वेद दिक्कत में सर पित्त का होगा ना? हाँ जी। तो सर इसमें घृत पान कौन सा यूज करेंगे? सिंपल घी यूज करके दोषों को, या कषाय सिद्ध घी यूज करके, कोई भी, जैसे आपने त्रिफला कषाय यूज कर लिया, या आपने अयस्कृति का यूज कर लिया, या मधुमेहारी कषाय का यूज कर लिया, या पटोल आदि कषाय आपने ले लिया, उससे घी को सिद्ध कर लिया, और फिर दोष को शाखा से कोष्ठ में ले आओ, कोष्ठ से विरेचन या वमन देकर निकाल लो, विरेचन पित्त की स्थिति में, वमन कफ की स्थिति में। जी सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? नहीं, कभी नहीं खाई। चलो जी, ठीक है जी। अरे भाई बोलो। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जाऊं मैं? थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। राइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर मनीष, अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छी तरीके से, इफ यू आर हेयर। चलेगा शायद, पता नहीं क्या हो गया आज, मैंने क्या कौन सी गड़बड़ कर दी इसमें, पता नहीं। ये एक तरह का लूप ऑफ फ्यूचर फंड स्कीम है, अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना। ये लीव मीटिंग भी नहीं आ रहा। स्क्रीन को आगे पीछे करके देखो, इसके अलग अलग निकलते हैं वो आपके। सर बैटरी लो शो कर रहा है। कंट्रोल ऑफ डिलीट मार दो, टास्क एंड कर दो टास्क।